स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। प्राइम मिनिस्टर जी ने पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया और इसी के बैकड्रॉप में जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी भी बनाई जाती है और उस कमेटी को टास्क दिया जाता है कि आप ये एक्सप्लोर करो कि क्या भारत में हम प्रेजेंटली वन नेशन वन इलेक्शंस लेके आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शंस। क्या पहले भी था भारत में ऐसा कुछ? अभी अगर सरकार इसको लेके आएगी तो सरकार के पास क्या प्रावधान है जिसके जरिए ये लेके आया जा सकता है, एंड अगर ये आ गया तो क्या इसके पॉजिटिव्स रहेंगे और क्या साथ ही में इसके चैलेंजेस भी रहेंगे। इसको देखने के बाद ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर क्या कहीं पे ऐसा सिस्टम है। एंड लास्टली हम जो अपनी बॉडीज हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे लॉ कमीशन, और फाइनली अभी जो प्रेजेंट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके क्या व्यूज हैं इसके बारे में, एंड व्हाट डज ऑपोजिशन हैज टू से, ये भी सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के एनालिसिस को। माय नेम इज GS Gill एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, तो जी अभी अभी रामनाथ कोविंद जी के अंडर एक कमेटी को एस्टैब्लिश करा गया है। उस कमेटी को बोला गया है कि आप ये चीज एक्सप्लोर करो कि क्या भारत में इस वक्त पे सभी स्टेट्स और सेंटर के जो इलेक्शंस हैं वो एक ही समय पे कराए जा सकते हैं। इससे अगर हम ये भी समझें कि व्हाट डू वी मीन बाय वन नेशन वन इलेक्शंस, सर ऐसा इससे बिल्कुल इंटरप्रेट मत कीजिएगा कि एक ही दिन में सारे भारत में इलेक्शंस होंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि जो भी 3 या 4 महीनों के टाइम स्पैन में जब भी एक स्टेट के लोग अपनी विधानसभा के लिए वोट डाल रहे होंगे, तभी उन्हें साइमल्टेनियसली सेंटर के लिए वोट भी डालना पड़ेगा, या वाइस वर्सा। जब सेंटर के लिए वोट डाल रहे होंगे तभी उन्हें अपनी विधानसभा की सरकार भी चुननी होगी। और ऐसा एक दिन में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 29 की जितनी भी स्टेट्स हैं, सभी 28 स्टेट्स एंड बाकी की यूटीज को सभी मिला के सारा एक दिन में ही वोटिंग होगी। नहीं सर, ये पूरा 4-5 महीनों के टाइम स्पैन पे चलेगा। लेकिन जब एक स्टेट के लोग अपनी स्टेट के लिए वोट कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली उन्हें सेंटर के लिए भी वोट करना पड़ेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट वन नेशन वन इलेक्शंस या साइमल्टेनियस इलेक्शंस का। सेकेंडली जो डाउट आ सकता है वो ये है कि क्या सर इसमें जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा लाई गई थी, उसके इलेक्शंस भी क्या इसी के साथ होंगे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो सर। ऐसा वर्ल्ड ओवर ट्रेंड है। अगर हम स्वीडन की एग्जांपल लें तो उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि तीनों लेवल्स की गवर्नमेंट, सेंट्रल, प्रोविंशियल और म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स, जो लोकल गवर्नमेंट है, तीनों के इलेक्शंस 4 साल बाद उस साल की सितंबर के 2nd संडे को होते हैं। पर भारत में जो हम कॉन्सेप्ट कंसीव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और सेंटर के इलेक्शन साइमल्टेनियसली होंगे। तो सबसे पहला तो ये डाउट आप क्लियर कीजिए। सेकेंडली अगर हम देखें कि ये कॉन्सेप्ट भारत में पहले भी हो चुका है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस सर। जब भारत आजाद हुआ था तो सबसे पहले जब हमने इलेक्शंस करवाए थे तो सारी स्टेट्स और सेंटर के इलेक्शन साथ में हुए थे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ सर। इफ यू लुक एट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो 1952 में, 57 में, 62 में और 67 में ये 4 जनरल इलेक्शंस के साथ ही बाकी सारी स्टेट्स के इलेक्शंस हुए थे। बट देन चेंज कहां पे आया? वेयर डिड द चेंज कम? तो चेंज आया सर भारत में एक आर्टिकल 356 के अंदर प्रावधान है प्रेसिडेंशियल रूल का। तो आप समझिए इस बात को। हुआ क्या कि ये देखिए, मान लीजिए ये लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है अपने सेंटर लेवल इलेक्शंस को। तो सेंटर की सरकार तो 5-5 साल के गैप पे ऐसे चल रही है। पर बीच में क्या हुआ? मान लीजिए ये है स्टेट्स की सरकारें, तो ये भी 5-5 साल के गैप के ऐसे ही चल रही हैं। पर आर्टिकल 356 में ना सर, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल रूल का प्रावधान है। तो 7-8 स्टेट्स ऐसी थी जिनमें 1960s के लास्ट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया, क्योंकि वहां पे उनकी सरकारों के पास या तो मेजॉरिटी नहीं थी या कुछ और कारण थे, जिनकी वजह से जो ये स्टेट्स थी इनमें सरकार पहले ही खत्म हो गई। अभी प्रावधान भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि जब भी सिचुएशन सही हो जाएगी तो सिचुएशन सही होने के तुरंत बाद उसके 6 महीनों के अंदर अंदर आपको स्टेट में इलेक्शन करवाने हैं। तो उस प्रावधान को फॉलो करते हुए जब इन स्टेट्स में इलेक्शंस करवाए गए तो इन दोनों में जो सेंटर और स्टेट्स में सिंक्रोनाइजेशन आ रही थी, वो सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो गई और तब से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और सेंटर के इलेक्शंस अलग-अलग होना शुरू हो गए। तो ये ट्रेंड शुरू हो गया, जिससे भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट हम पहले फॉलो करते आ रहे थे वो डिसकंटिन्यू हो गया सर। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो
this I have written कि due to the emergency reasons है ना, dissolution of some legislative assemblies and these are the examples. जैसे कि 68 69 में असम की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, उसके बाद हरियाणा की 67 68 में हो गई. देन वी हैव एग्जांपल ऑफ केरला 64 से 67 तक डिसॉल्यूट रही. उसके बाद वी हैव एग्जांपल ऑफ पंजाब 68 69 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया. देन यूपी 68 to 70 एंड देन वी हैव एग्जांपल ऑफ वेस्ट बंगाल जहां पे 68 से 69 तक वेस्ट बंगाल की सरकार को फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा के वहां पे इमरजेंसी थी. तो अभी इसके बाद जब इनकी सरकारें बनेगी इन सब स्टेट्स की, तो डू यू थिंक कि जो सेंटर की 67 में बन के 62 में होनी थी, खत्म होनी थी ये सेंटर सरकार, मान लीजिए अगर 67 में इलेक्शंस हुए तो वो 62 5 साल का टाइम पीरियड अपना खत्म करके वापस जाएंगे, तो इनकी तो लेकिन बीच में ही डिसरप्ट हो गई. तो इसके कारण क्या हुआ कि जो सिंक्रोनाइजेशन थी वो खत्म हो गई सर. तो क्या अभी अगर हम लेके आएंगे वन नेशन वन इलेक्शन तो फिर से सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी सर? तो वो कैसे हल करेंगे? यही चैलेंज है प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने और यही फिजिबिलिटी एक्सप्लोर करने जा रही है जो ये कमेटी बनाई गई है रामनाथ कोविंद जी के अंदर. चलिए अगर हम आगे देखें तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस P2I program for you. So if you want to avail this program, this is the best time to avail for that. And you can apply the code that is the GS Life, with which you can avail the course which is of 70,000 in just 29,999 rupees. ठीक है जी, so you can use the code GS Life. चलो, let's continue further. If we see this scenario, अगर हम प्रेजेंट फिजिबिलिटी देखें, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर सकती है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, कर सकती है सर. सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो करेगी कैसे? करेगी कैसे से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि स्टेट्स का टेन्योर क्या चल रहा है सर. ठीक है, तो अगर वो कर सकती है सर. प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम यहां पे आएगी सर कि जो जनरल इलेक्शंस हैं, जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, अभी आने वाले हैं सर नेक्स्ट ईयर, बट वी हैव प्रॉब्लम इन सम स्टेट्स. जो सिंक्रोनाइजेशन का मैं प्रॉब्लम बोल रहा था उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है सर. हरियाणा और महाराष्ट्र का हम मान लेते हैं कि 2024 में ही उनकी सरकार के बनने का टाइम आने वाला है, फिर से इलेक्शंस आने वाले हैं. अगर हम बिहार और लेकिन दिल्ली की बात करें तो यहां पे तो सर सरकार अभी 2025 तक रहेगी. उसके बाद अगर हम पंजाब, हिमाचल और गुजरात में देखें तो अभी प्रीवियस ईयर 22 में तो इलेक्शन हुए हैं यहां पे, और ये सरकारें तो 2027 तक रहेंगी. एंड फाइनली अगर हम राजस्थान, एमपी की बात देखें तो इनकी सरकारें अभी 2023 में खत्म होने वाली हैं. तो क्या इन सब की सरकारों को वक्त से पहले हटाया जाएगा एंड इसकी सरकार का टाइम एक्सटेंड किया जाएगा? दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है जी. उसके बाद अगर हम देखें कि मान लीजिए ये सब सेटलमेंट हो भी गया, तो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चेंज लाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा. इट हैज टू डू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसके लिए अपना आर्टिकल नंबर 83, 85, 172, 173 एंड 356 इन पांचों को अमेंड करना पड़ेगा. ये दोनों आर्टिकल्स डील करते हैं सेंट्रल लेवल के ऊपर, जो पार्लियामेंट है उसका टाइम पीरियड, लोकसभा का टाइम पीरियड कितना रहेगा. ये डील करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टाइम पीरियड कितना रहेगा. तो इन सब में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी. लेकिन आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है किस आर्टिकल के अंडर? दैट इज योर आर्टिकल नंबर 368. और 368 में जब भी कोई ऐसा प्रावधान आएगा जो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड होगा, फेडरल मतलब होता है जो सेंटर और स्टेट्स दोनों को साथ रिलेटेड होगा, दोनों उससे कंसर्न्ड होंगे, ऐसे में सेंटर चेंज तो ला सकता है दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से, लेकिन बाद में उसको हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होगा. अगर उस अमेंडमेंट के ऊपर हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन आएगी तभी वो पास होगी सर. तो दैट विल बी अ प्रोसीजरल चैलेंज फॉर गवर्नमेंट इफ दे वांट टू ब्रिंग वन नेशन वन इलेक्शन. अंडरस्टैंडिंग? चलिए देन इफ यू मूव अहेड सर, अगर इसके बात करें कि मान लीजिए गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है ना इन कन्विंसिंग, तो क्या पॉजिटिव्स होंगे इसके? सबसे पहले अगर बात करें तो भारत में इलेक्शन का जो मेला है वो लगा रहता है सर, है ना. 3-4 महीने बाद ही आपको खबर सुनने को मिलती है कि इस विधानसभा असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, यहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं. तो उससे प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है कॉस्ट में. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इलेक्शंस हैं इनमें एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लगता है, और जितने फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होंगे उतना फ्रीक्वेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर लगेगा. अगर आप 2019 के जनरल इलेक्शंस की बात करो तो जो एक्सपेंडिचर था वो 60,000 करोड़ रुपीस था सर, जो ओवरऑल आया एवरीथिंग इनकलकेट करके. दिस इज अ रिपोर्ट फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स. उसके बाद अगर आप देखो तो वोटर टर्नआउट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी. वोटर टर्नआउट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? कहां आपने 2 या 3 बार अपनी वोटिंग करने जाना,
कहां यू हैव बीन गिवन कि भाई 5 साल में एक मौका आएगा मुझे अपनी पावर एक्सरसाइज करने का, एंड आई विल गो एंड गिव माई वोट। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर डेवलप करेगा, सो वोटर टर्नआउट भी उससे इंक्रीज होगा, इट इज बिलीव्ड दैट इट विल बी इंक्रीज्ड। थर्ड थिंग इज सर, फ्रीक्वेंट एमसीसी इंपैक्ट द गवर्नेंस। एमसीसी का मतलब होता है सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आप सुनते हो ना, इलेक्शन से 2-3 दिन पहले एमसीसी लग जाता है, तो जब इलेक्शन से पहले एमसीसी लगता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सारे गवर्नेंस के कामकाज होते हैं वो ठप हो जाते हैं। अभी आप ये सोचो कि जितना फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस होंगे उतना फ्रीक्वेंटली एमसीसी लगेगा सर। अगर इलेक्शंस 5 साल में सारे देश में ही एक बार हो रहे हैं तो द एमसीसी की जो इंप्लीमेंटेशन का टाइम है वो 5 साल में एक बार ही आएगा, और जो गवर्नेंस है इट कैन रन स्मूथली सर। तो दैट इज अनदर पॉजिटिव ऑफ एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस होगी। अगर हम आगे बात करें तो अगेन इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात आई कि पॉलिटिशियंस हैं वो जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर बार बार फ्री बी कल्चर में भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको बार बार नहीं करना पड़ेगा, सो ऑल दोज थिंग्स कुड बी स्टॉप। अगला चले तो इलेक्शन एज अ पोलराइजिंग इवेंट्स। जब भी आप इलेक्शंस में देखो तो सबसे ज्यादा जो हेट स्पीच की प्रॉब्लम होती है ना, हेट स्पीच से एसोसिएटेड देन जो सोसाइटी में सोशल डिसहार्मनी फैलती है, दैट इज ऑल दीज थिंग्स बिकम फ्रीक्वेंट नियर द इलेक्शंस। तो अगर इलेक्शन 5 साल की फ्रीक्वेंसी पे हो जाएंगे ना तो इन इवेंट्स को भी जो इनकी फ्रीक्वेंसी है उनमें भी हमें कम, वी कैन सी द डिक्रीज इन देयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद अगर देखें द लास्ट पॉइंट इज दैट द पॉलिटिशियंस विल नॉट रिमेन बिहाइंड द शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स, मान लीजिए कि किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस आ गए सर, उस इलेक्शंस में वोट लेने के लिए उस सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे जी, हम फार्म लोन जो हैं आपके फार्मर्स के लोन्स हैं उनको वेव ऑफ कर देंगे। लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ वोट। बट ये ओवरऑल इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है कि नहीं है सर? नहीं सर। शॉर्टर पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो ओवरऑल जो लॉन्ग रन इंडियन इकोनॉमी का जो हार्म कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इलेक्शंस की 5 साल बाद हो गई, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेटिव एंड सेंटर, तो ऐसे इवेंट्स फिर से इनकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए ये तो थे इसके पॉजिटिव्स। अगर हम सर इसके नेगेटिव्स की ओर बढ़ें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है सर कि मान लीजिए 5 साल का आप टाइम दे रहे हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, सेंट्रल में साथ में इलेक्शंस होंगे, 5 साल तक दोनों ने चलना है। अभी मान लीजिए दोनों एक ही गाड़ी के टायर हैं, मान लीजिए एक टायर खराब हो गया, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से मेजोरिटी हार गई या कुछ भी हो गया और वो हट गई 5 साल से पहले ही, तो क्या उस सिनेरियो में आप सारी की सारी जो स्टेट विधानसभाएं हैं उनको भी हटाओगे? दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। सेकेंडली अगर हम बात देखें, मान लीजिए दूसरा टायर जो था जिसमें स्टेट विधानसभा असेंबलीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनमें से कोई लेजिस्लेटिव असेंबली हट गई, प्रेसिडेंशियल रूल लग गया, इट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो क्या फिर उस केस में जब आप प्रेसिडेंशियल रूल लेके आओगे वो प्रेसिडेंशियल रूल तब तक कंटिन्यूड रहेगा जब तक अगले इलेक्शन सारे देश के साथ में नहीं आते? तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ बिग चैलेंज टू एड्रेस। उसके बाद अगर हम बात करें सर तो देखिए इंडिया ना डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो ये जो डेमोक्रेसी है ना सर, ये 2 शब्दों से बना है, डेमो एंड क्रेसी। डेमो का मतलब होता है लोग, जैसे आप बोलते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफी, तो डेमो का मतलब होता है लोग। क्रेसी मतलब होता है पावर टू रूल, कि किसके पास पावर टू रूल है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज होती है जहां पे रूल करने की जो पावर है वो लोगों के पास होती है सर, ठीक है। तो अगर डेमोक्रेसी में लोगों के पास रूल करने की पावर होती है तो डेमोक्रेसी को हम पॉलिटिकल थ्योरी में ब्रॉडली 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होती है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, दूसरी होती है सर प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी आपकी वो डेमोक्रेसी है जहां पे इन एसेंस जो भी आइडली डेमोक्रेसी में होना चाहिए उस चीज को फॉलो करा जाता है। भारत वो डेमोक्रेसी नहीं है, भारत है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मतलब सर जहां पे डेमोक्रेसी का सिर्फ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। डेमोक्रेसी मतलब जहां पे लोग रूल करेंगे। इंडिया इज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे लोग रूल तो करते हैं लेकिन अपने चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा, और लोग रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते कैसे हैं? इलेक्शंस से। सो अगर भारत प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है तो सबसे कोर फीचर इसका क्या हुआ सर? इलेक्शंस।
अभी अगर इलेक्शंस होंगे तो डेमोक्रेसी होगी. दिस मीन्स कैन आई ड्रॉ एनालॉजी, अगर मैं एनालॉजी ड्रॉ करूं कि मोर इलेक्शंस मोर डेमोक्रेसी, नो इलेक्शंस नो डेमोक्रेसी, एंड लेस इलेक्शंस इज इक्वल टू लेस डेमोक्रेसी. तो यह भी आपका एक क्रिटिसिज्म बन सकता है कि जितने कम फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्शंस की, उतना हम जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को भी अचीव करना चाह रहे हैं उसमें हम कम होंगे. ठीक है जी, दैट्स द नंबर वन क्रिटिसिज्म. उसके बाद अगर हम अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट देखें, अभी आप देखो कि मान लीजिए जो इलेक्शंस हैं वो जो आपके चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका टेस्ट है. जितना लेट फ्रीक्वेंसी पे वो टेस्ट होगा उतना उसकी तैयारी वो टेस्ट के पास जाके करेंगे. अभी मान लीजिए स्टेट वालों को पता है कि जी भाई इलेक्शंस तो 5 साल बाद ही आने हैं, सेंटर वालों को भी पता है, तो इन द मीन ईयर्स जो बचेंगे उसमें आप अकाउंटेबिलिटी अपनी कैसे एक्सरसाइज करोगे डेमोक्रेसी में उनके ऊपर. इंडिया में तो राइट टू रिकॉल भी नहीं है कि आपको अगर आपने इलेक्ट कर दिया किसी को, आपको वो नहीं पसंद तो आप उसको वापस बुला लो. इंडिया में राइट टू रिकॉल है ही नहीं, बिकॉज इंडिया इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. राइट टू रिकॉल इज अ फीचर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो उस टाइम पे आप अकाउंटेबिलिटी कैसे एक्सरसाइज करोगे सर? दैट विल बी अनदर चैलेंज. फिर आता है सर अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर का. हमने बोल दिया कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कम हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्टेड. बट आपने वो चीज देखी है कि व्हेन इट्स योर फाइनल अटेम्प्ट आप सब जान लगा देते हो. तो ये जो 5 साल बाद एक मौका आएगा ना सर, इसमें इंस्टेड एक व्यू पॉइंट है कि कम होगा, लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट है सर लोग अपनी पूरी जान लगाएंगे इसको जीतने के लिए कि 5 साल बाद तो आना है, जितना पैसा लगता है विल इन्वेस्ट इन इट. सो दैट कैन बी अनदर चैलेंज जहां पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर बढ़ भी सकता है उस सिनेरियो में. ठीक है जी, चलिए आगे. रीजनल इश्यूज टू बी ओवरशैडोड बाय नेशनल इश्यूज. जब मान लीजिए कि दो हैं एंड देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, एक छोटा मुद्दा है, मान लीजिए कोई पंजाब या हरियाणा की स्टेट का इशू है, उसके सामने एक सेंट्रल का इशू है, तो उस इलेक्शन रैलीज में जो इशू हाईलाइट किया जाएगा वो उसको करा जाएगा जो ऑन द होल एज अ नेशन को कंसर्न्ड है, रादर देन किसी हुक एंड कॉर्नर ऑफ द नेशन को कंसर्न्ड है. तो रीजनल इश्यूज का इससे बहुत खतरा है कि वो ओवरशैडो हो जाएंगे इन द ल्यू ऑफ सेंट्रल इश्यूज. लास्टली अगर बात करें तो कंसेंसस बिल्डिंग. कंसेंसस बिल्डिंग में ये है कि जो रेटिफिकेशन चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट्स का, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट डिस्कस करा था, वो सरकार कैसे लेके आएगी. एंड फाइनली जो ऑपोजिशन है, आज भी ऑपोजिशन की मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने दे हैव सेड दैट कि वी आर यूनाइटेड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पार्टी. तो उन ऑपोजिशंस का जो गठबंधन बन गया है उसके खिलाफ सरकार कंसेंसस कैसे लेके आएगी उनसे. तो दैट विल बी अनदर चैलेंज. देन सर इफ वी मूव फॉरवर्ड तो इंटरनेशनल एग्जांपल्स देख लेते हैं. साउथ अफ्रीका में होती हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस. सो इलेक्शंस जो भी नेशनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे दे आर डन. अगर हम स्वीडन की भी बात करें तो जो आई वाज टेलिंग यू, तो स्वीडन में एक नेशनल लेजिस्लेचर है जिसका नाम है रिक्सडैग, एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है जिसको लैंडस्टिंग बोलते हैं, एंड लोकल बॉडीज भी हैं जिनको हम कॉमन फुल मैक्टिंग व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं. बट वी वांट टू टेक द आउटपुट ओवर हियर कि तीनों के इलेक्शंस फिक्स्ड डेट पे होते हैं, वो 4 साल बाद उस साल की सितंबर का जो सेकंड संडे आएगा तब होंगे. तो इफ समथिंग इज बीइंग एक्सप्लोर्ड तो हम उससे देख सकते हैं कि भारत में भी आ सकता है. बट हमें एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है. डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ स्वीडन सर कितनी है? 1.04 करोड़. 1.04 करोड़. एंड डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली? प्रेजेंटली इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़. दिल्ली में जब इलेक्शंस करवाने होते हैं ओनली इन दिल्ली इट इज अ ह्यूज डील. स्वीडन करवा पा रहा है, उसकी पॉपुलेशन कम है, बट इमेजिन 140 करोड़ पीपल वोटिंग इन द टाइम स्पैन ऑफ दिस 3 to 4 months. तो इतना जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी इन्वॉल्व होगी, सिक्योरिटी फोर्सेज इन्वॉल्व होंगे, उन सबको एडमिनिस्ट्रेट करना इज गोइंग टू बी अ चैलेंज सर. ठीक है, तो ये भी एस्पेक्ट है. उसके बाद फिजिबिलिटी देख लेते हैं कि व्हाट आर द व्यू पॉइंट्स जो भी एक्सपर्ट बॉडीज इंडिया में एग्जिस्ट करती है. अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो जब 1967 के बाद ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस का प्रोसेस डिसकंटिन्यू हुआ था तो उन्होंने तो 1983 में ही बोल दिया था कि ब्रिंग बैक द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस. तो इलेक्शन कमीशन तो हमारा राजी है सर. उसके बाद इफ यू वांट टू पुट इन द वे फॉरवर्ड कि लॉ कमीशन के क्या व्यूज हैं, तो 1999 में लॉ कमीशन में भी बोला था इट आल्सो पुश्ड फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस की लेके आना चाहिए, इट इज गुड फॉर इंडिया. उसके बाद अगर नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो 2014 जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसके मैनिफेस्टो में था कि वी विल ब्रिंग बैक साइमल्टेनियस इलेक्शंस. इन्होंने नीति आयोग को टास्क दिया था 2016 में. जब नीति आयोग ने भी इस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया तो नीति आयोग का भी यही मानना था कि जो रिपोर्ट का जो वर्किंग पेपर का एनालिसिस था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर फिजिबल, दे शुड बी ब्रॉट. एंड लास्टली अगर हम जो प्रेजेंट अपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं 2022 में थे सुशील चंद्र जी, उनकी अगर बात करें तो 2022 में उनके कमेंट्स थे
कि इलेक्शन कमीशन इज फुली प्रिपेयर्ड एंड कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इंडिया प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, बात सारी आएगी इलेक्शंस पे, इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन इज आल्सो रेडी कि एंड इट आल्सो फील्स दैट कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड इस लेवल के ऊपर इलेक्शंस करवाने के लिए। सो दैट वाज द एनालिसिस फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। ये सब बॉडीज के व्यूज थे, बॉडीज भी प्रिपेयर्ड हैं, हमने पॉजिटिव्स देखे, हमने नेगेटिव्स देखे। ना व्हाट आर योर व्यूज कि वी शुड ब्रिंग वन नेशन वन इलेक्शंस, साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए या नहीं? So I leave it upon you. The judgment will be yours. Do mention in the comments. I would be very eager to see what your views are. So that's all for today's video. See you guys in the next one. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।